the last two videos in this Keshwananda Bharti case series, you got a general idea about this case, and you also got to know major points as to why everybody should read this case, every Indian citizen and those who are not even citizens of India should read this case. Why this case is so seminally important. Now we will go ahead tracing the history, tracing the events and major constitutional amendments, major cases that preceded the Keshwananda Bharti case and that led to this vast judgment. Hi guys, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. So it all started from the constitution. Right to property was a fundamental right, as we all know, in the beginning. Although it's not a fundamental right today, but it was back then. But government had some other ideas in mind. They believed in socialistic principles. They said, we do not want anyone to have absolute right to hold property or to collect assets because that can lead to even more poverty in this nation. So they said, we are now going to enact the Land Reforms Act. That means government can now take land from these big zamindars and bhumidars and we will pay a compensation and adequate amount to them in return of that, and we will use that land for some purposes for betterment of this nation, for reduction of poverty and for other ancillary related purposes. But zamindars did not like this idea. Zamindars loved their land, these bhumidars loved their land. And in all the states where these land reform legislations were enacted, these zamindars and bhumidars went to respective high courts. सभी डिसीजंस के, सभी हाई कोर्ट्स के अलग अलग डिसीजन आए और सबके अलग अलग मतलब निकाले गए. बट इसी बीच एक केस, कामेश्वर प्रसाद का केस, जो कि पटना हाई कोर्ट ने दिया, वहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बिहार लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन जो है, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1950, वो तो डेफिनेटली इनवैलिड है. उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी टेस्ट हैं उसको ये लॉ स्टैंड नहीं कर पाई. अब जब ऐसा एक कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे डर तो लग ही गया. उन्होंने कहा कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए इतना कम टाइम हुआ है और ऐसे डिसीजंस आने लगे, इतनी वास्ट पावर मिल गई कोर्ट्स को कि वो हमारे बनाए हुए लेजिस्लेशंस को, हमारे बनाए हुए एक्ट्स को चैलेंज करके उन्हें इनवैलिडेट करने लग गए हैं. कोर्ट्स इनवैलिडेट करते हैं, लोग चैलेंज करते हैं. उन्होंने बोला नहीं, कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा. और हमेशा याद रखना कि जब भी मैं सोल्यूशन की बात करूँगी बाय द एंड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो सोल्यूशन आएगा थ्रू एन अमेंडमेंट. Within the 15 months of constitution coming into existence, first amendment act आ गया था constitution के. First amendment act came in the year 1951 itself. जब भी हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो एक चीज़ मेरे माइंड में हमेशा आती है, ये जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट्स, क्लैट एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, या आप और किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, क्लैट पीजी, क्लैट यूजी, कोई और भी एग्ज़ाम, तो आपको अमेंडमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिमेंबर करना पड़ता है. और मैंने देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है. और आपको लगता है कि अब मुझे एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे में कैसे ट्रिक्स निकालूँ, मैं इतना थोड़ी ना बैठ के रटता रहूँगा किसी भी चीज़ को. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ऐसी हेल्प विदाउट गिविंग अ सिंगल रुपी मिल सकती है, तो वाई वुड यू नॉट बी इंटरेस्टेड. 27 फरवरी को 3 PM, नोट दिस डेट, 27 फरवरी 3 PM, यू ओनली हैव टू गिव योर 1 hour. और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्कॉलरशिप मिल सके, फुल स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद सो मैनी प्रॉमिस्ड गिफ्ट्स, जिसके थ्रू आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ईजिली विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी. सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट, 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू क्लियर द टेस्ट एंड यू हैव स्कॉलरशिप्स वर्थ 2 crore rupees given, extended by Unacademy. Unacademy is such platform which keeps coming up with many such benefits for the aspirants of law exams. तो आप क्यों उसे ट्राई नहीं करना चाहोगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेस्ट के लिए, क्लैट कॉम्बैट टेस्ट, जो कि बहुत बड़ा टेस्ट अनअकैडमी ने क्रिएट किया है और आप सभी के लिए वो लेके आए हैं, उसका लिंक दिया है. आप सबको 27 फरवरी को 3 PM ज़रूर ज्वाइन करना है. उससे पहले मुझे लगता है आपको अपने कोर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए, थोड़े से आपको जनरल नॉलेज, जनरल लॉस की चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आप उन रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप्स को ज़रूर क्लेम कर पाओ. स्कॉलरशिप्स के साथ साथ मुझे इतने सारे अवार्ड्स अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, गूगल मिनी, JBL हेडफोन्स, बोट स्मार्ट वॉचेज़ एंड अमेजॉन वाउचर्स टू. तो 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ आप यही सारी चीज़ें भी क्लेम कर सकते हो. देखते हैं अब फर्स्ट अमेंडमेंट क्या बोलता है. यहाँ से आपको कुछ अमेंडमेंट्स तो ऑलरेडी याद हो ही जाएंगे. प्राइमरीली वी विल टॉक अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट,
वैसे तो आर्टिकल 31A और 31B दोनों ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे, बट यहाँ पर जो हम बात करेंगे और जो हमारे लिए मेजर सिग्निफिकेंस की चीज़ है वो है आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B वॉज वन ऑफ अ काइंड provision because it said that we are creating a new schedule, we are creating a 9th schedule in the constitution। 9th schedule के नाम से हम constitution में एक पार्ट बना रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेशन ने, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ को एनैक्ट करके उस 9th शेड्यूल के अंदर पुट कर दिया, वहाँ पर लिस्ट कर दिया, then that act, that particular legislation will not be open to any kind of challenge even on the ground that it is violating the fundamental rights of any person, any citizen in India। 9th शेड्यूल एक तरह से एक जैसे अभी क्रिकेटर्स बायो बबल में खेलते हैं ना कोविड की वजह से, तो अभी वो एक बबल की तरह से प्रोटेक्शन बबल की तरह से एक्ट कर रहा था कि इस बबल में अगर मैं कोई भी लॉ रख दूंगी तो इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। ज़मींदार्स को पटना हाई कोर्ट के कामेश्वर प्रसाद जजमेंट के आने से जितनी खुशी हुई थी उससे बहुत ज़्यादा दुख हो गया फर्स्ट अमेंडमेंट के आने से। उन्हें पता था कि इसका इफ़ेक्ट कितना दूर तक जा सकता है। वो समझ गए थे कि अब तो गवर्नमेंट बहुत इजीली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को इनैक्ट करेगी, हमारी ज़मीनें लेने के लिए प्लान्स भी बनाएगी, हमें कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलने वाली, और अब हम कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि हमारा कोर्ट जाना तो बाहर ही कर दिया। 9th शेड्यूल में तो सब कुछ प्रोटेक्टेड ही है, कोर्ट जाके भी हम क्या कर लेंगे। तो बट एट दिस पॉइंट ऑल्सो दीज भूमिदार्स वर स्मार्टर दैन दी लेजिस्लेचर थॉट। इन्होंने इस पूरे अमेंडमेंट को ही चैलेंज कर दिया। अब आप खाली पर्टिकुलर लेजिस्लेशंस को नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज कर सकते हो। अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव दिस राइट ऑल्सो। सो दिस फर्स्ट अमेंडमेंट इटसेल्फ वाज चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस वाज द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1952 की जजमेंट यहाँ पर चैलेंज किया फर्स्ट अमेंडमेंट को और बोला कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी हमसे ले जाएगा, तब भी हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे 9th शेड्यूल में प्लेस की हुई किसी भी एक्ट को। पर यहाँ क्वेश्चन पता है क्या था? ज़मींदार्स ने आके बोला कि अरे गवर्नमेंट ने ये 9th शेड्यूल तो ला दिया, 31B आर्टिकल तो ला दिया, बट वो ये भूल गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से एक आर्टिकल 13 है और उसका सब आर्टिकल 2 है। यानी कि आर्टिकल 13(2) पहले से एग्जिस्ट करता है और ये कहता है कि आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि क्या ये जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13(2) में, क्योंकि 13(2) कहता है ना कोई ऐसा लॉ मत बनाना जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो, तो ये जो वर्ड लॉ है क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आते हैं? तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, इन द एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उन्होंने बोला आप कोई ऑर्डिनरी लॉ ऐसा नहीं बना सकते, यानी कि जो जनरल लेजिस्लेशन होती है जैसे लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन, वो ऐसी नहीं बना सकते थे आप जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा हो। लेकिन अगर आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाओगे तो चल जाएगा, इट्स ओके, वी आर फाइन विद इट। उन्होंने ये बोल के इस केस को ख़त्म कर दिया और इस केस के बाद ज़मींदार्स भूमिदार्स के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इनफैक्ट इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन 17th अमेंडमेंट एक्ट आई, यानी कि 17वां अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, देन बाय वे ऑफ दैट अमेंडमेंट close to 44 constitutional acts, close to 44 legislations were placed into the 9th schedule, और 9th schedule की वो automatic immunity उन सभी acts को मिल गई। इतनी सारी एक्ट्स इंसर्ट हो गई, यानी कि इन एक्ट्स में अगर कहीं पे भी या 100 बार भी कोई ऐसी बात की होगी कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तब भी इनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। 17th अमेंडमेंट ने इन सबको उस ऐसे एक स्केड्यूल, ऐसे एक बबल में प्लेस कर दिया। और ये बबल हमारे सामने कौन लाया था? ये बबल बनाया था फर्स्ट अमेंडमेंट ने ही। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस, जस्टिस M हिदायतुल्ला एंड जस्टिस मुधोलकर वर ऑन द बेंच। Now, when 17th amendment was questioned before them, they expressed doubts over the शंकरी प्रसाद जजमेंट। दे सेड, सज्जन सिंह में दोनों ही जजेस ने बोला कि हमें लगता है कि शंकरी प्रसाद में जो डिसीजन दिया गया था वो कहीं ना कहीं गलत था। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13(2) में, उसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को इंक्लूड नहीं कर सकते और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये डिसीजन डेफिनेटली एक रे ऑफ होप बन के आया सभी सिटीजन्स के लिए, ज़मींदार्स और भूमिदार्स के लिए भी, जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे उस टाइम पे।
लेकिन जो मेजर डिसीजन था, जो कि 11 जज बेंच ने क्वेश्चंस को कंसिडर करके फिर जजमेंट दी थी, वो 1967 में आया। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ ही ऐसा केस था जिसकी वजह से केशवानंदा में 13 जज बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा, क्योंकि केशवानंदा भारती से पहले सिमिलर क्वेश्चंस जहाँ डील किए गए थे वहाँ वो गोलकनाथ का केस ही था। और क्योंकि उन क्वेश्चंस को, उस केस को पहले ही एक 11 जज बेंच डील कर चुका था, तो अब एक और बड़ा बेंच बनाना ज़रूरी था, और इसी रीज़न से केशवानंदा में 13 जज बेंच पड़ा। लेट्स सी गोलकनाथ में हुआ क्या था। गोलकनाथ केस में लैंड ओनर्स ने एक साथ ही फर्स्ट, फोर्थ एंड 17th अमेंडमेंट तीनों को ही चैलेंज कर दिया। गोलकनाथ में बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने था, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन बी पास्ड to take away fundamental rights, whether these amendments are over and above the fundamental rights, and whether the court has power to review such amendments. इस केस में लैंड ओनर्स ने फर्स्ट, फोर्थ एंड 17th अमेंडमेंट तीनों को ही एक साथ चैलेंज कर दिया था, और यही वो केस था जहां पर सिर्फ रे ऑफ होप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा डिसीजन निकल के सामने आया। यहां पर इन्होंने बोला कि जो शंकरी प्रसाद की जजमेंट थी 1952 की, वो बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल एरोनियस थी, हम उसको ओवर रूल करते हैं अभी के अभी। तो अब आप बोलोगे फिर केशवानंदा भारती की ज़रूरत क्या थी? बात साफ तो हो गई कि अगर आर्टिकल 13(2) है जब तक हमारे पास, तो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट्स को एब्राइज करे, जो फंडामेंटल राइट्स को ही आपसे दूर ले जाए। बट इसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट है जिससे आपको पता लग जाएगा कि केशवानंदा भारती की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऑल्दो गोलकनाथ केस में जजेस ने ये तो क्लियरली बोल दिया था कि आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी नहीं बना सकते और ऑर्डिनरी लॉज, एक्ट्स, लेजिस्लेशंस भी नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को एब्राइज करें या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। बट ये जो हमारा डिसीजन है ना आज का, ये जो बात हम अभी बोले हैं, ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगी। दे सेड वी आर नाउ अप्लाइंग दिस न्यू डॉक्ट्रीन विच इज कॉल्ड द डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। दे सेड that now our decision will only apply to amendments that will come subsequent to the passing of this decision। यानी कि आज से 1967 के बाद से, इस दिन के बाद से अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट आएगा जो फंडामेंटल राइट्स को एब्राइज कर रहा होगा तो डेफिनेटली कोर्ट्स उसे इनवैलिडेट कर सकते हैं। वो बाय द वेरी नेचर ऑफ देम इनवैलिड ही होंगे शुरू से। लेकिन अगर पहले ऐसे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं तो हम उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम तो रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग नहीं लगा रहे, हम लगा रहे हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यानी कि हमारा डिसीजन आज और आज के बाद अप्लाई करेगा। तो वही फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। उन्होंने एक तरह से इसको, बहुत सारे स्कॉलर्स डिस्क्राइब करते हैं इस केस के डिसीजन को एज अ कंसोलेशन प्राइज़, कि आपने मान तो लिया कि ये चीज़ होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चला जाएगा, बट आपने बोला कि भाई देखो ये तुम्हारा कंसोलेशन प्राइज़ है, हम तुम्हें प्रिंसिपल तो बता रहे हैं, प्रिंसिपल तो आपके फेवर में ही है, बट द फ्रूट्स ऑफ दिस प्राइज will be reaped by your future generations। आज तुम्हें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट आ चुका तो कोई बात नहीं, रहने दो उसे यहीं पे। आर्टिकल 31B भी ऐसे ही रहेगा, 9th शेड्यूल में जो सारी लॉज लगी हुई है ना वो भी ऐसी ही रहेंगी। अभी हम कुछ नहीं छेड़ सकते बिकॉज वी आर बाउंड बाय प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग विच गेव राइज टू द नीड फॉर द केशवानंदा भारती's केस। अब इसी बीच बहुत बड़ा एक मेजर इवेंट हो चुका था। कांग्रेस पार्टी केम इन with a lot of power and majority। Out of the total 540 seats, they got 350 seats, unfettered majority। तो सबसे पहला काम गवर्नमेंट क्या करेगी कि हमारे जितने भी एजेंडाज़ हैं, हमने जितने भी प्रोमिसेस किए हैं या हमारा जो व्यू है उसके रास्ते में अगर कोई कांटे हैं, इफ़ देर आर एनी प्रॉब्लम्स, एनी हर्डल्स इन आवर वे ऑफ रियलाइजिंग आवर ड्रीम्स ऑफ रूलिंग ऑन दिस नेशन, लेट्स जस्ट क्लियर दोज हर्डल्स अवे फर्स्ट। Then those masters, those intelligent minds sat together to see, to know how they can overcome the barriers that were placed before them by this judgment of गोलकनाथ। गोलकनाथ वाले प्रिंसिपल से अगर आगे बढ़ना है, उसको खुद को हैम्पर नहीं करने देना, तो उन्होंने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, एक ही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ले आते हैं। और बहुत सारे एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आने लगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो 24th अमेंडमेंट 1971।
गवर्नमेंट ने सोचा अच्छा ये जो वर्ड हमें परेशान कर रहा है ये आर्टिकल 13(2) में आने वाला वर्ड लॉ है, एक काम करते हैं इसके लिए कोई रेमेडी निकाल देते हैं। उन्होंने बोला चलो आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट्स की बात करता है और आर्टिकल 13 जो कि प्रॉब्लमैटिक है उसमें अमेंड करते हैं। आर्टिकल 13 में एक सब आर्टिकल 4 नया ऐड कर दिया 24th अमेंडमेंट ने, और उसमें बोल दिया कि ये जो लॉ वर्ड है लॉ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्सप्रेसली इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज इंक्लूडेड हैं। बात ही खत्म, डिसीजन में जो बोला था उस सब की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही अब इसके बाद। देन केम द 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट ने दो बहुत बड़े बड़े काम किए और मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक अमेंडमेंट था जो कि केशवानंदा में चैलेंज किया गया। इसने पहला काम जो किया वो था आर्टिकल 31 को अमेंड करना। आर्टिकल 31 तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, बट इन्होंने क्या किया, उसमें एक वर्ड यूज़ होता था कॉम्पेंसेशन, कि अगर आप किसी की भी लैंड को लोगे, किसी ज़मींदार की लैंड को आप अक्वायर कर रहे हो तो आप उनको एक एडिक्वेट अमाउंट दोगे, आप उनको एक कॉम्पेंसेशन दोगे। कॉम्पेंसेशन का मतलब जनरल पार्लेंस में यही होता है कि आप एक एडिक्वेट अमाउंट दोगे, इन कंसिडरेशन उतना अमाउंट दोगे जो कि एडिक्वेट, रीजनेबल, कंसिडरेबल लगे। बट गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्योंकि लोग उनके पास ऐसी पिटिशंस लेके आ जाते थे, उनके अगेंस्ट लेके आ जाते थे जो इस वर्ड पे कॉम्पेंसेशन पे बेस्ड होती थी, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं ना, ये वाला जो वर्ड है कॉम्पेंसेशन इसी को हटा देते हैं। 25th अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने इस वर्ड को चेंज करके कर दिया अमाउंट। अब उन्होंने बोला कि नो मैटर वट एवर रिडिकुलस अमाउंट वी पे, these zamindars, these people will have to accept that amount, no matter how ridiculous it would be, but हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 31 में एक और बात ऐड कर दी थी 25th अमेंडमेंट के थ्रू कि कोई भी इस ग्राउंड पे इस कॉम्पेंसेशन को, इस अमाउंट को चैलेंज करते हुए कोर्ट में पिटिशन लेके नहीं आ सकता। मतलब हम जितना अमाउंट दें चुपचाप चुप होके अच्छे बच्चे की तरह आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यू कैन नॉट कम टू द कोर्ट, वी विल नॉट बिहेव लाइक मैच्योर पीपल हियर। इनफैक्ट उन्होंने ये तक भी बोल दिया था इस आर्टिकल में चेंज करके 25th अमेंडमेंट के थ्रू दैट दिस अमाउंट कैन बी पेड ईदर इन कैश और अदरवाइज दैन इन कैश। मतलब हमारा जो मोड होगा हम उस मोड में भी इस अमाउंट को पे कर सकते हैं और आप उसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते जाके कोर्ट में। Moreover, not only are changes in Article 31, but 25th Amendment inserted a new article, Article 31C, 31A और 31B तो First Amendment के थ्रू ही आ चुके थे। यहाँ आया Article 31C 25th Amendment के थ्रू। 31C ने बोला कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आर्टिकल 39 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, 39B और C के बेसिस पे अगर हम कोई लॉज बनाएंगे तो उन लॉज को आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, ये कहते हुए भी कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। यानी कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आगे ले जाने के लिए हम ऐसे लॉज भी बना दें कि फंडामेंटल राइट्स उसके आगे फीके पड़ जाएं तो भी आप कोर्ट में उठ के नहीं आ सकते। बेसिकली गवर्नमेंट वांटेड टू सिक्योर एज मेनी ways as it could to enact such laws which can never be questioned in the courts। पहले उन्होंने 9th शेड्यूल लाया 31B के थ्रू, उसमें 9th शेड्यूल में कितने भी एक्ट्स प्लेस कर दो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर उन्होंने वर्ड लॉ को ही के इफेक्ट को कम करने के लिए आर्टिकल 13 में एक नया सब आर्टिकल ऐड कर दिया, एक और अमेंडमेंट लाके फिर एक और अमेंडमेंट लाया। आर्टिकल 31 में जो वर्ड कॉम्पेंसेशन था उसको भी चेंज कर दिया। फिर उसी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31C भी ऐड कर दिया, बोला कि अगर इस ग्राउंड पे हम लॉज बनाएंगे तब भी आप क्वेश्चन करने नहीं आ पाओगे, और अगर हम 39B और C यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बढ़ावे के लिए, उसके लिए कुछ करने के लिए एक लॉ बना रहे हैं तो आप कोर्ट में आके ये भी नहीं बोल सकते कि भाई इस लॉ में आर्टिकल 39B और C को कहाँ से बढ़ावा मिल रहा है, ये भी इस ग्राउंड पे भी आप पिटिशन लेके नहीं आ सकते। Very nicely they came up with 26th and 29th amendment also, both in the year 1971। बहुत important year है ये if we look at it from the eyes of major constitutional events that took place। इन्होंने इन amendments ने 29th amendment ने दो नए लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन को इंसर्ट किया 9th शेड्यूल में ताकि उनको भी इम्यूनिटी मिल सके, ऑटोमेटिक इम्यूनिटी मिल सके। 26th अमेंडमेंट ने प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश किए थे, बट इस क्वेश्चन को केशवानंदा भारती में डिस्कस नहीं किया गया। इट वॉज फॉरवर्डेड टू अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। All these amendments that I just described were later challenged in the Keshwananda Bharati case. As I have already informed you, Keshwananda Bharati's case did not include, his petition did not include a challenge to a lot of these constitutional amendments in the first place. But then later when they came into picture, when these were enacted, it was found necessary to include these also in the petition itself. And that is why all these amendments which were challenging the constitution itself came
before the Indian Supreme Court in the case of Keshwananda Bharati. Now that you know what events preceded the Keshwananda Bharati case, in the next video in this series, I will start talking about the hearing that happened in this case, the long hearing, and after that we will discuss the judgment as well. Please wait for the next video. I will meet you very soon again with a new video in this series. Bye for now.